मेरी शक्ल और सब कुछ? हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया बढ़िया। मुझे लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो तो कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए, अपनी स्टूडेंट्स को बोलिए ज्वाइन कर लें। मैम बोला है सभी को, 34 हो गए। वी वेट फॉर 2 minutes, देन वी वेट। हाँ और मैम ये और एक क्लास जो है ना वो प्रोजेक्टर पर है मैम, उसमें ठीक है। अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, उनकी हम फोटो क्लिक कर लेंगे मैम। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि ना उनके फोन पर नेटवर्क इशू है मैम, तो हमने प्रोजेक्टर पर ऑन कर दिया। फाइन, मुझे मालूम है अग्रवाल कॉलेज का सारा अच्छा होता है अरेंजमेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं मैम, वो भी कीन है आपको सुनने के लिए। आपको सुनने के लिए। मैं भी कीन हूँ सुनाने के लिए। हाँ जी। आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरा डीएचई का फेसबुक पेज भी शेयर करिए, जिसमें मैंने एथिकल वैल्यूज के ऊपर बोला है। हाँ जी, तो मैं वो भेज दूंगी, आप दोनों को भेज दूंगी। स्टूडेंट्स को बोले एक बार जरूर सुने। वो डीएचई के पोर्टल पे था मेरा लेक्चर अभी, उड़ान। ठीक है, ठीक। स्टार्ट करने के बाद नितेंद्र एक बार आप देख के आओगे ऊपर? नितेंद्र वो क्लियर है। हाँ, टीचर्स को यहाँ पे बोल दूँ अश्विनी है, ये मैंने 2-3 मिनट में शुरू कर। उसको बोलते ना, वो यही रहता है प्रतीक। लड़कियों से काफी चलेगा, कोई नहीं 10 मिनट हो जाए, स्टार्ट होने अच्छे से। हमारे पास रेणु महेश जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बार देखो, बस एक हमने स्लाइड बनाई है, वो डिस्प्ले हो जाए मैडम। बस बीच में गीता जी ये बता दीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ ठीक से कि नहीं। हाँ जी, नहीं मैम, यू आर ऑडिबल। फोन ना साइलेंट पे कर दिया है, तो मेरे फोन पे मैसेज नहीं आएगा। आप एक और फोन नंबर ले लीजिए, अगर कोई बात हो। मीनाक्षी अपना फोन नंबर। हाँ ठीक है मैम। हाँ लिख लीजिए फोन नंबर। हाँ जी मैम का, अगर कोई मैम को मैसेज करना हो तो उस पर कर। हाँ जी, मैं आपको पर्सनल टेक्स्ट कर रही है हमारी मैडम फोन नंबर। अच्छा। अगर हाँ, वैसे ऑडिबल का ही चक्कर है, और तो कुछ है नहीं। अभी तो क्लियर है मैम, आपके आवाज ऑडिबल है मैम आवाज। मैम स्टार्ट कर लेते हैं कि नहीं? ये इसको एंटर कर लो, कैसे करूं? मीनाक्षी मैम है, मीनाक्षी आहूजा, उन्होंने आपको फोन नंबर भेजे। कोई बात हो तो इनको कॉल कर देना। ठीक है मैम। हाँ, एडमिट ऑल। करें स्टार्ट? इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब आप ही करेंगे ना? मुझे तो सिर्फ बोलना है, मैं आपसे रिकॉर्डिंग ले लूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है मैम, रिकॉर्डिंग इज ऑन। मैम करें स्टार्ट? हाँ जी मैम, चलिए। Good morning all of you. I welcome you all on this online platform. Today we have an awesome personality, Dr. Archana Bhatia, HOD Department of Commerce, DAV Centenary College, Faridabad, with us. Ma'am, I welcome you here. Ma'am needs no introduction, but formally, if I want to say something about her, it takes too much time because ma'am has done so much in every field. She is an all-rounder. Besides organizing various international conferences and seminars, she has 42 research papers published in reputed international journals. She is a prolific writer and has penned 14 books, for which she got the appreciation letter from Vice President of India. She is so passionate regarding her work that she has made several records, like Asia Book of Records, India Book of Records. She has made a global records by reciting 22 statistical definitions in 1 minute. Ma'am is doing a commendable job in the field of social service also. She runs an NGO whose name is Nari Uthan Shikshan Se Sashakti, in which she is providing education to underprivileged and deprived girl students. Madam, your expertise is not confined to DAV Institute only, but beyond that in other institutions also. You are the member of various committees at MDU University or MRI University also. Ma'am, you are a source of inspiration for all of us. You have raised the bar so high that it is almost impossible for others to reach there. Ma'am, we are delighted to have you with us today, and it is over to you, ma'am. Thank you. Am I audible?
शोभना जी? Yes, ma'am, you are audible. ओके, सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि अपने आज के वक्तव्य को शुरू करूं, मैं तहे दिल से अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुप्ता जी का धन्यवाद करती हूं और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूं इस सेमिनार के जो इस वेबिनार के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, डॉक्टर शोभना जी, डॉक्टर गीता जी और डॉक्टर महेश्वरी जी। और इस कड़ी में स्पेशल धन्यवाद है एक और डॉक्टर गीता जी का, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अग्रवाल कॉलेज की स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के ऊपर एड्रेस कर सकूं। आज का टॉपिक आपको मालूम ही है कि आदरणीय सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी है। सरोजनी नायडू जी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। वो ऐसी शख्सियत है जो हिंदुस्तान में सम्मान की प्रतीक है, एक आदर्श महिला है और उनका जो जन्म दिवस है वो महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नारी के सशक्तिकरण का एक ज्वलंत जीता जागता उदाहरण है। वो ऐसी महिला है जिन्होंने उस समय में नारी को जगाया, जिस समय वो पैदा हुई थी। हिंदुस्तान उस समय पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जो वुमेन इश्यूज थे वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थे। सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, अब्यूज था वुमेन का। उन सारी ऑड परिस्थितियों के बावजूद सरोजनी नायडू जी ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया जो काबिले तारीफ है। और कहते भी हैं कि सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। ऐसी शख्सियत थी सरोजनी नायडू जी की। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग सुलझे हुए होते हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई के साथ अपने बौद्धिक स्तर को विकसित करते हैं और जो लोग अपने साथ समाज की सेवा में, समाज की कुरीतियों को दूर करने में योगदान देते हैं, वो लोग मिसाल होते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरोजनी नायडू जी के जीवन से कुछ समझें और उसको आज के परिवेश के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो मैंने आज अपने लेक्चर को 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बहुत क्विकली सरोजनी नायडू जी के बारे में बताऊंगी कि सरोजनी नायडू जी का जीवन क्या था, उनकी जीवन शैली क्या थी, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। और फिर मैं उसको रिलेट करूंगी कि आज के समय में जो वुमेन इश्यूज हैं उसमें किसी भी भारतीय नारी को सरोजनी नायडू जी से किस प्रकार की सीख लेनी चाहिए, किस प्रकार का हौसला लेना चाहिए और अपनी जीवन की राहों को सार्थक करना चाहिए। हम जो लेडीज होती हैं, ये हाँ जी, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये सरोजनी नायडू जी की तस्वीर है जो मुझे जब मैंने नेट पे देखी तो बहुत अच्छी लगी। जैसा दिखता है कि इनका जो जन्म है वो 1879 में हुआ और आज हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये मेरी कुछ ब्रीफ सी पिक्चर्स हैं। वैसे तो गीता जी ने काफी कुछ मेरे बारे में बताया और धन्यवाद है उनका कि सीवी को देखा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें निकाली। ये मेरी कुछ फोटोग्राफ्स हैं और आइए अब हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरोजनी जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ। स्लाइड में बताया जा रहा है कि सरोजनी नायडू जी का जन्म हैदराबाद में हुआ। वो ब्राह्मण हिंदू परिवार से संबंध रखती थी और उनके जो पिता थे चट्टोपाध्याय जी, वो उस समय डॉक्टरेट ऑफ साइंस थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे और उन्होंने हैदराबाद के कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर भी कार्य किया। लेकिन उसके उपरांत उन्होंने जो आजादी की मूवमेंट थी उसमें अपना जीवन दिया। सरोजनी नायडू जी की जो माता थी वो एक बहुत बड़ी पोएटेस थी, वो बंगाली भाषा में लिखा करती थी
और शायद अपनी माता से ही सरोजनी जी ने पोइटिस होने का जो सौभाग्य है वो विरासत में लिया। एक बहुत बड़ी पोइट रही, एक्टिविस्ट रही, और हिंदुस्तान में आज भी अगर कहा जाता है कि भारत कोकिला कौन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, तो नॉन अदर देन सरोजनी जी। ये उनकी एजुकेशन है। हमें समझना होगा कि इतने समय पहले भी जो नारियां थी वो पढ़ी लिखी हुआ करती थी। एक तो हमारा वैदिक समय था, जिस समय हमें पता चलता है कि उस समय हिंदुस्तान की नारी वेदों का उच्चारण करती थी, मंत्र लिखा करती थी, उपनयन में जाती थी, ओपाला है, घोषा है, उस समय की बड़ी लीडिंग वुमेन हुई है। और उसके बाद नारी का थोड़ा पतन स्टार्ट हुआ। लेकिन जब हम सरोजनी नायडू जी का पीरियड देखते हैं तो उन्होंने भी पढ़ाई में वंडर्स क्रिएट किए। एक मेधावी छात्रा थी, कुशाग्र बुद्धि रखती थी, और 10th क्लास में उन्होंने पूरे मद्रास के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तब वो मात्र केवल 12 वर्ष की थी। सरोजनी जी के फादर चाहते थे कि वो गणित पढ़ें, क्योंकि उनके फादर खुद डॉक्टरेट ऑफ साइंस थे। लेकिन सरोजनी जी का लिटरेचर से, पोइट्री से, लिखने से बहुत अच्छा राफ्ता था। और एक बार उनके फादर ने देखा कि उन्होंने अपनी गणित की बुक में 1300 लाइंस की पोइट्री लिखी हुई थी। उनके पिता ने उनको एनकरेज करते हुए उन 1300 लाइंस को प्रिंट कराया, छपवाया और लोगों में बांटा, और हैदराबाद के निजाम को भी उन्होंने एक कॉपी दी। और आप देखिए, जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने उस प्रतिभा को देखते हुए सरोजनी जी को अब्रॉड स्कॉलरशिप देकर भेजा पढ़ाई करने के लिए। और रिमार्केबल बात है कि सरोजनी जी की जो हायर एजुकेशन थी, क्योंकि 12 साल की उम्र के बाद उनके पास 4 साल का गैप आया पढ़ाई का, और उसके बाद जब स्कॉलरशिप मिला तो वो बाहर गई। उन्होंने इंग्लैंड से, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और अपने आप को एक पढ़ी लिखी औरत के तौर पर एस्टेब्लिश किया। यहाँ पे मैं एक चीज और आपके साथ रिलेट करना चाहूंगी। जो स्लाइड्स आती हैं हम उसको आज के समय के साथ थोड़ा रिलेट करके देखें। क्रेडिट गोज टू सरोजनीज फादर ऑल्सो। उनके फादर के पास विजन था, पढ़े लिखे थे, वो उस समय भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजों से बहुत ऊपर उठे हुए थे। उनके 8 बच्चे थे, जिसमें सरोजनी जी सबसे बड़ी थी, पर उन्होंने अपनी बेटी की प्रतिभा को ना केवल पहचाना बल्कि उसको पंख दिए कि वो अपनी प्रतिभाओं के साथ खुले आसमान में उड़ सके। तो आज के समय में हर पिता को उनसे, उपाध्याय जी से इस प्रकार का, चट्टोपाध्याय जी से इस प्रकार का लेना चाहिए संस्कार कि हमारे घर में जो बेटा और बेटी है, दोनों को हम एजुकेशन में समानता के अवसर प्रोवाइड करें। ये स्लाइड है जो उनके बारे में बताती है कि उन्होंने, क्योंकि सरोजनी जी उन लोगों में से थी जिन्होंने परतंत्रता का भी पीरियड देखा और स्वतंत्रता का भी पीरियड देखा, और हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया। इस स्लाइड में जैसा आप देख रहे हैं, 1915 से लेकर 1918 तक उन्होंने कई रीजन के अंदर ट्रेवल किया हिंदुस्तान में और अब्रॉड भी। उनकी वाणी बहुत सशक्त थी, बहुत अच्छी ओरेटर थी। उन्होंने औरतों को उस समय रसोई घर से बाहर निकालकर आजादी की लड़ाई में चैनलाइज किया। उन्होंने इस बात को समझा कि कोई भी नेशन तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उस नेशन की औरत का जो रिसोर्स है वो अच्छे प्रकार से टैप ना किया जाए, उसको अच्छे प्रकार से समन्वित और संगठित ना किया जाए। तो क्रेडिट जाता था उस समय सरोजनी जी को। जब हम 1930 के नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो सरोजनी जी ने कदम से कदम मिलाकर महात्मा गांधी जी के साथ काम किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काम किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में उनका योगदान बहुत सराहनीय रहा, बहुत प्रशंसनीय रहा। इसके बाद हम बढ़ते हैं उनकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ओर। उनकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसके अंदर वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की, और वो पहली भारतीय महिला थी जो आजादी के बाद गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की। ये उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट थी। उनका साथ, उनका सानिध्य जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों से, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों से रहा, रविंद्रनाथ टैगोर से वो बहुत इंस्पायर होती थी, और महात्मा गांधी जैसे लोगों के साथ रहा। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, आपको एक क्लू लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए, एक सबक लेना चाहिए
कि हमारी जो भी कंपनी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व के हस्ताक्षर का कार्य करती है। तो अपनी कंपनी का चयन आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी संगत अच्छी होगी, अगर हमारी कंपनी अच्छी होगी, अगर हमारी कंपनी के लोग पढ़े लिखे, सुलझे हुए, सकारात्मक सोच वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा दृष्टिकोण भी चीजों और इश्यूज की तरफ बदलेगा। मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे एक बार कहा कि सरोजिनी, आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, तो आप अपनी पोएट्री में क्रांतिकारी विचार लाइए। क्योंकि तब तक सरोजिनी जी बच्चों को टारगेट रखते हुए लिखा करती थी, उनमें चुलबुलापन था, उनके अंदर का बच्चा बहुत समय तक जीवित था जिस प्रकार की वो पोएट्री लिखती थी। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी के कहने से उन्होंने क्रांतिकारी कविताएं लिखनी शुरू की और कविताओं की हिस्ट्री में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेरित किया इंडियन मासेस को। इस स्लाइड में ये भी बताया जा रहा है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे और हैं भी, उनके साथ उनका योगदान बहुत अधिक था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद वो पहली गवर्नर बनी आपके यूपी स्टेट की। और इसके साथ भी मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, सरोजनी जी के 4 बच्चे हैं और उनकी जो बड़ी बेटी हैं वो भी आजादी के बाद पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। इसका मतलब सरोजनी जी ने अपने बच्चों को भी बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाया। सरोजनी जी जब 12 साल की थी और जब उनको हैदराबाद के निजाम जी ने स्कॉलरशिप देकर बाहर भेजा, तो उसके पीछे बेसिक चीज ये थी कि उनको उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था। बाहर जाकर भी उन्होंने अपनी लेखनी को, सशक्त लेखनी को छोड़ा नहीं, बल्कि वो लिखती रही। और इस क्लिपिंग में देखिए जो मैंने आपके लिए निकाली है, एक वीरांगना जो लिखती थी कविताएं, और उन्होंने जो अपनी डेथ से पहले भी जो कई कविताएं लिखी, उनकी बेटी ने उनको कंपाइल करके 1961 में पब्लिश कराया। उनकी कई पोइट्रीज बहुत ज्यादा फेमस रही। द ब्रोकन विंग थी, कई तो कोर्स करिकुलम में भी पढ़ाई जाती हैं आपके आर्ट्स में, और लोग आज भी उनकी पोइम्स को पेट्रियोटिक फीलिंग्स के लिए, हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद होता है, जो राष्ट्रीयता होती है, जो देश के प्रति हमारा लगाव होता है, उसके लिए भी बहुत स्मरण करते हैं। और कई पोइम्स में उन्होंने ये बताया कि भारत माँ अब जाग गई है नींद से। यहाँ के लोग दोबारा से आजादी को हासिल करने के लिए किस प्रकार से एकजुट होकर, संगठित होकर लगे हुए हैं। तो उनकी पोइट्री मीनिंगफुल थी, सार्थक थी, समय की मांग के हिसाब से कायल थी। अब ये तो सरोजनी जी का एक ब्रीफ सा परिचय था, और सरोजनी जी की यात्रा भी ये बताती है कि जब वो पैदा हुई तब से लेकर उनकी डेथ तक, उनकी 1949 में लखनऊ हाउस में डेथ हुई, तब वो गवर्नर थी। कार्डियक अनरेस्ट हुआ था उन्हें और वो 70 साल की थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, किसी भी व्यक्ति को जब हम पढ़ते हैं, किसी भी पर्सनालिटी को जब हम देखते हैं, तो हम उसकी बर्थ और डेथ की डेट तो देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस बीच के पीरियड जो उसने जिया वो कितना मीनिंगफुल था, कितना अर्थपूर्ण था, उसने कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, वो कितने लोगों के लिए रोल मॉडल हो पाया। उसने ना केवल अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए, अपने तबके के लिए, नारी वर्ग के लिए कितना अच्छा कार्य किया। आज यही रीजन है कि सरोजनी जी की बर्थ एनिवर्सरी आपके जैसे कॉलेज ने स्मरण रखी और मनाई, और मुझे भी बुलाया उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर रिलेट करने के लिए, बच्चियों को कुछ बताने के लिए। सरोजनी जी की इस यात्रा को हो सकता है मैं बहुत कम शब्दों में पूरा ना समेट पाई हूँ, लेकिन जो उनके केंद्र बिंदु थे, जो उनकी इम्पोर्टेंट बातें थी, उनके पॉलिटिकल करियर को रिलेटेड, उनकी पोएटेस होने की क्षमताओं से संबंधित, उनकी एजुकेशन से संबंधित, वो ऐसी चीजें रही जो मैंने सोचा कि आपको ब्रीफ में मैं जरूर बता। यहाँ पे एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि सरोजनी जी ने 19 वर्ष की आयु में उन्हें प्रेम हो गया। उन्हें नायडू जी से प्रेम हुआ, और नायडू जी उस समय लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, और जैसे मैंने बताया कि सरोजनी जी ब्राह्मण हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। वो ब्राह्मण थी और नायडू जी लो कास्ट के थे। लेकिन उनकी पसंद बने वो फिजिशियन थे, वो भी पढ़े लिखे थे,
और सरोजनी जी के फादर ने सहर्ष इस रिश्ते को स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि उनके पिता और सरोजनी जी उस समय भी ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर कह देना बहुत आसान है कि ऐसा होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान में कास्ट, कलर, क्रीड के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी कथनी और करनी में, अपने व्यवहारिकता की परिणित होने की चीजों में सेम मापदंड रखते हैं, जिनकी जो जबान पे है वही उनके व्यवहार में है, वही उनकी जिंदगी में है, वो लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा के काबिल हैं। तो उनके पिता और वो खुद कितनी बड़ी सोशल रिफॉर्मर थी। उन्होंने शादी की, उनके 4 बच्चे हुए, उन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी बेटी पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। तो ये सरोजनी जी का एक जीवन था जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अब मैं उनके जीवन की रेलेवेंस को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट 21st सेंचुरी के अंदर रिलेट करने का थोड़ा सा प्रयास करूंगी। हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, कि हमें पता चले कि हमारी धरोहर क्या है, हम किस जमीन पर खड़े हैं, किस माटी से हमारा वास्ता है। तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं एक बात कई बारी बोलती हूँ, कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बोलती हूँ कि एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा, अगर आपने किसी भी राष्ट्र को खत्म करना हो तो उसके लिए हाइड्रोजन बम की जरूरत नहीं है, उसके लिए बड़े बड़े वेपन्स की भी जरूरत नहीं है। उस राष्ट्र से यदि आप उनके संस्कार ले लें, उस राष्ट्र को यदि आप संस्कारहीन बना दें, एथिकल वैल्यूज को शून्य कर दें, तो वो राष्ट्र वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारा तो बहुत अच्छा कल्चरल हेरिटेज है, हमारी तो जो धरोहर है, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, वो अपने आप में इतना सुदृढ़ है, इतना ज्यादा पुष्ट है, इतना ज्यादा संदेश देने वाला है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पकड़ के रखें। हमारी जो अच्छी बातें हैं डियर गर्ल्स, हम उन्हें संजोएं, और जो हमारी कुरीतियां हैं, जो हमारी खराब चीजें हैं, उनको हम निकाल फेंकें। यही जिंदगी है, यही जिंदगी की यात्रा है, और यही एक व्यक्ति के मुकम्मल होने का सबसे बड़ा इशारा है। 21वीं सदी में हम जब भी लड़की की बात करते हैं, क्योंकि वुमेन इशू ऐसा है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई एम अ ट्रू फेमिनिस्ट। एक फेमिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो वुमेन की इक्वालिटी की बात को एडवोकेट करता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से एक मेल भी फेमिनिस्ट हो सकता है और एक फीमेल भी फेमिनिस्ट नहीं हो सकती। अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो मेरे फादर फेमिनिस्ट थे। उन्होंने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया, एजुकेशन की सारी अपॉर्चुनिटीज अपने तीनों बच्चों को दी। इस हिसाब से अगर मैं देखूं, मेरे हस्बैंड फेमिनिस्ट थे। उन्होंने बेटे और बेटी को एजुकेशन, ना केवल एजुकेशन बल्कि फाइनेंशियल पैरामीटर में भी बराबरी का स्थान दिया। तो कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स, आप यंग हैं, कल को आप पेरेंट्स बनेंगे तो समाज की नजरें आपकी ओर हैं। एक क्रांति आएगी, एक रेवोल्यूशन आएगी, ऐसा हम आपकी ओर देखकर समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक पाकिस्तानी शायरा की एक छोटा सा शेर आपको सुनाती हूँ, जो आपको बताएगा, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारी नेबरिंग कंट्रीज हो, आज भी हर जगह जो वुमेन है ये बात कहती हुई नजर आती है। बात इस प्रकार है, अब मुझे दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब मुझे दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, अब मुझे इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे मेरी गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत, केवल बेटियों को ही मेहमान ना समझा जाए। आइए बढ़ते हैं 21वीं सदी की ओर। आई होप शोभना जी अच्छा जा रहा है लेक्चर। हाँ जी, अब सबसे पहले 21वीं सदी की बात करते हुए सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखते हैं सरोजनी जी के व्यक्तित्व के, कि उनकी पर्सनालिटी क्या थी। पहली चीज, वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी, वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी।
बहुमुखी प्रतिभा की धनी का मतलब होता है कि उनकी पर्सनालिटी कई सारी चीजों से मिलकर बनी थी। एजुकेटेड थी, पोइटेस थी, पॉलिटिक्स में बहुत नाम कमाया उन्होंने, तो वर्सेटाइल थी, एजुकेटेड थी, मैट्रिक के अंदर टॉप पर थी पूरी मद्रास यूनिवर्सिटी की। उस समय में देखिए आप, 19वीं सदी में उनकी पैदाइश है और उस समय में वो अब्रॉड पढ़ने गई स्कॉलरशिप पे, तो उनकी फैमिली, उनका खुद का विजन कितना ब्रॉड था। ग्रेट पॉलिटिशियन, बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी इंडियन वुमेन कांग्रेस की, और वो पहली महिला थी जो आजादी के बाद गवर्नर के पद पर सुशोभित हुई। ब्रिटिश राज में भी उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। पोइटेस थी, उनकी पोइट्री रिमार्केबल थी, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखकर लोगों को मोटिवेट किया। सोशल रिफॉर्मर थी। उस समय नारियां कई चीजों में फंसी हुई थी, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती थी, लिंग भेद का इशू था, सती प्रथा का इशू था, दहेज का इशू था, उन्हें नीचे इंफीरियर समझे जाने का इशू था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नारी की शक्ति को ना केवल चैनलाइज किया बल्कि इंडिया के कई रीजन्स में मूव करके उन्होंने एड्रेस भी किया, क्योंकि मैंने बताया बहुत अच्छी ओरेटर थी। जब एक महिला बहुत इंटेलिजेंट होती है और एक अच्छी ओरेटर होती है तो कहीं ना कहीं उसकी बात मासेस के दिल को छूती है। एक एम्पावर्ड वुमन थी। यहाँ पे बच्चियों को मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एम्पावर्ड वुमन का क्या मतलब होता है। अगर आप इसको 21st सेंचुरी से रिलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम अब रहते हैं, बहुत पहले कवि ने कहा कि जो आदमी है वो सूर्य है। आदमी सूर्य है। सूर्य क्यों है, सन क्यों है? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। जिसके पास कमाई होती है, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो सुपीरियर होता है। और उसने कहा जो औरत है वो छोटे छोटे तारे की तरह उपग्रह है, कि आदमी का जब प्रकाश पड़ेगा तो वो जागृत होगी। तो यहाँ से आपको क्या सबक लेना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप सशक्तिकरण के मापदंड को सही प्रकार से समझें, तो सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी कि आप फाइनेंशियली अपने आप को सक्षम करें। यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जिस बंदे के पास रिसोर्सेज होते हैं, डिसीजन वही ले सकता है। अपने जीवन की जो लेखनी है उसको ना केवल वो पुष्ट कर सकता है बल्कि अपने सपनों को अपनी स्याही से भर सकता है। ये देखिए, ये कुछ कटिंग्स हैं रेप्स की, सेक्सुअल एब्यूज की, डोमेस्टिक वायलेंस की, जो आजकल की वुमेन फेस करती है। जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, तो 21वीं सदी में हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस समय रेप का इशू है। हर 16 मिनट पे एक रेप है, एज पर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड। और डाउरी डेथ भी है, हर घंटे पे तकरीबन एक डाउरी डेथ है, जो बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने वुमेन के लिए बहुत सारे लॉज बनाए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया, पीएनडीटी एक्ट बनाया, हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का एक्ट बनाया 2013 में। पर इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्योंकि वुमेन ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, तो वो फायदा नहीं उठा पाती। और जो लिटरेसी रेट है वुमेन का, वो मेल के मुकाबले अभी भी कम है। वैसे तो यूथ में लिटरेसी रेट अच्छा है, लेकिन अगर हम लड़के और लड़की के पढ़ाई लिखाई के रेट को कंपेयर करें तो अभी भी वुमेन का लिटरेसी रेट कम है। तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं, हरियाणा में, अगर मैं इसी की प्रॉब्लम्स आपको बतानी शुरू करूं तो सबसे पहली प्रॉब्लम है मेल फीमेल सेक्स रेशियो। हरियाणा की मेल फीमेल सेक्स रेशियो हमारी इंडिया की एवरेज से भी कम है। प्रकृति ने एक लड़के के पीछे एक लड़की बनाई, तो हिंदुस्तान में 1000 लड़कों के पीछे केवल 877 लड़कियां हैं। शायद अब ये 900 के करीब मार्क हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हर 10 साल के बाद सेंसस के आंकड़ों में इन चीजों को बताया जाता है। तो यहाँ पे बच्चियों, आपको नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपकी रेस कम हो रही है, अगर नारियों की संख्या कम हो रही है, इसका कॉन्सिक्वेंस भी नारी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो एक लड़की है वो कई लड़कों में शेयर होने लगेगी। ये भी फिजिकल मेंटल ट्रॉमा रहेगा लड़की के लिए।
तो हमें ये भी कोशिश करनी है बीइंग अ वुमेन कि हम लड़की को ना केवल जन्म दें बल्कि उसको एक अच्छा जीवन भी दें, जन्म भी दें और जीवन भी दें। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि एक माँ घर की पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी रेस को आगे बढ़ाएगी। उसके बाद जब हम हरियाणा स्टेट में बात करते हैं सेक्सुअल अब्यूज की, सेक्सुअल अब्यूज होता है जो आपको वर्क प्लेस पे या आपको सड़क पे चलते हुए फील होता है। ईव टीजिंग है, रेप है, बाकी चीजें हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ में टॉलरेंट होना चाहिए। बीइंग अ वुमन मैं आपसे कह रही हूँ, वी शुड बी टॉलरेंट, बट वी शुड नॉट बियर इनजस्टिस। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। यू शुड बी टॉलरेंट, लेकिन इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। आज की डेट में आप आंकड़े उठाइए, आप पाएंगे कि इंडिया में डाइवोर्स रेट तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख तो रही हैं, एम्पावर्ड भी हो रही हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रही कि टॉलरेंट होने की जरूरत है डाइवोर्सेस को बचाने के लिए। तो समझ आना चाहिए, अगर आपके साथ इनजस्टिस है, आपका हस्बैंड आपके साथ मारपीट कर रहा है, आपको अब्यूज है, तो बात फर्क है। अदरवाइज किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो मैरिज का हो, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। और इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग धरोहर है हमारा गुड फैमिली इंस्टीट्यूशन। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन हमारे फेवर में जाता है, क्योंकि ये मेल काउंटर पार्ट को एक तरीके से हमारे साथ बांधता है कमिटमेंट के साथ। तो प्लीज टॉलरेंट होने का प्रयास कीजिए, लेकिन इनजस्टिस बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए। ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी 21वीं सदी की। ये एक स्लाइड मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। आजकल पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। इसमें मैंने केवल एक ही इंडेक्स उठाया है जो कहलाता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप। पूरे वर्ल्ड में 153 कंट्रीज जो होती हैं उनको रैंक मिलता है कि इस कंट्री में लिंग भेद कितना है, लड़के और लड़की के बीच में असमानता कितनी है या फिर समानता कितनी है। 0 का मतलब होता है कि आप इनइक्वालिटी पे हैं, और 1 का मतलब होता है कि आप पूरी समता पे हैं, लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। तो आपका इंडेक्स जितना 1 के करीब होता है उतने आप अच्छे माने जाते हैं। इसमें मैं बहुत ज्यादा गूढ़ता में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब बच्चे सुनते हैं तो बहुत ज्यादा भारी भरकम बातों से बात नहीं बनती। बात बनती है छोटी छोटी बातों को अच्छे प्रकार समझने से, बात बनती है छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करने से, और बात बनती है छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में आत्मसात करने से। 2020 में 153 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों ने रैंकिंग बनाई। टोटल कंट्रीज कितनी ली? 153। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहली रिपोर्ट आई थी 2006 में। तो ये 14th रिपोर्ट है। 153 कंट्रीज को उन्होंने रैंक दिया, तो 153 कंट्रीज में इंडिया का रैंक आया 112। और आप जैसे देख भी रहे हैं, इंडिया का रैंक जो है वो कई पायदान नीचे गिरा। इस स्लाइड में गलती है, 2016 में इंडिया का रैंक 87 नहीं था, 2018 में इंडिया का रैंक 108 था। 4 पायदान इंडिया का रैंक नीचे आया। अब जो इसके पिलर्स थे, जिस प्रकार से सब इंडेक्सेस जो बताए जाते हैं उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें इंडिया का स्थान 153 कंट्रीज में 149th पोजीशन पे, बॉटम पे है। फिर आता है एजुकेशन, 153 में 112 नंबर पे। फिर आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल में इंडिया 153 में से 150th पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पे लड़की, पहली बात है, गर्भ में ही मार दी जाती है, फीमेल फर्टिसाइड, इसको बोलते हैं गर्भ में हत्या। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो बनी थी ये देखने के लिए गर्भ में पलता हुआ बच्चा सही है कि नहीं, ताकि डॉक्टर कुछ डिसीजन ले सके। पर हमारे खुराफाती दिमाग ने गर्भ में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराने के बाद लड़की को मारना शुरू कर दिया। तभी पीएनडीटी एक्ट बना 1994 में कि जो भी डॉक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करता पाया जाएगा उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। गर्भ में लड़की को आपने मार दिया। हिंदुस्तान में एक और चीज बहुत भयानक है,
और ध्यान से समझी और समझने वाली है, और इसकी जितना चाहे इसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। फीमेल इन्फेंटिसाइड, आपने कभी मेल इन्फेंटिसाइड नहीं सुना होगा, लेकिन फीमेल इन्फेंटिसाइड सुना होगा। राजस्थान जैसे राज्य में लड़की पैदा हो गई, उसके बाद लड़की को मार देते हैं, या तो चारपाई के पाए तले उसका स्कल कुचल देते हैं या उसको जहर दे देते हैं। ये बात अपने आप में इतनी भयानक है, इतनी बुरी है कि जब भी मैं इस बात को कहती हूँ तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितनी बर्बरता है, कितनी निर्दयता है। हमारा हिंदुस्तान जो कहता है मेरा भारत महान, मेरी माँ है, माँ जैसा दर्जा हमने अपने राष्ट्र को दे रखा है। नवरात्रों में भी देवी को पूजते हैं, लेकिन हम उस बच्चे को जीवन में खुली सांस लेने का अवसर नहीं देते। और हिंदुस्तान में ज्यादातर लड़कियां 0 से 6 इयर्स की एज ग्रुप में कुपोषण की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से दम तोड़ देती। बड़ी आम सी बात है, घरों में भी देखने वाली, कि जब घर में बेटा और बेटी होते हैं तो बेटे को दूध दिया जाता है, पनीर दिया जाता है, एक अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोचिंग दी जाती है, लेकिन बेटी को हम इन सारी चीजों से डिप्राइव ऑफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति ने दोनों को बराबर बनाया है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। इस स्लाइड में एक चीज और ध्यान से देखिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हिंदुस्तान पूरे ग्लोब में एक ऐसा राष्ट्र है जिसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन इश्यूज को लेके बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर रही वुमेन, कैबिनेट मिनिस्टर्स रही वुमेन, राष्ट्रपति रही वुमेन, प्राइम मिनिस्टर रही, और देखिए सरोजिनी जी भी पहली वुमेन थी जो गवर्नर बनी। लेकिन ये जो भी आंकड़े हैं, ये फिर भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व दोगला है, हमारे स्टैंडर्ड्स डबल है। थॉमस यूटर्स सर्वे हुआ कनाडा का, उसके हिसाब से इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर फीमेल्स, सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री है फीमेल्स के लिए। और NFHA इनके हिसाब से 30% ऑफ वुमेन फेस इन देयर लाइफ फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल वायलेंस। और इंडिया में जो क्राइम रेट है 2001 से लेकर 2015 की अवधि में 56% क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हर 16 मिनट पे एक रेप है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं तो हम आंकड़ों से ही बात करेंगे, और ये सारे रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड तो मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितने होंगे, क्योंकि दबा दिए जाते हैं, पेरेंट्स चुप करा देते हैं, और कई जगह पे आपको जस्टिस मिलता भी नहीं है। हमारी कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं अभी भी वीक हैं। डाउरी डेथ 1 घंटे में 1 है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के हिसाब से। हम जब भी रेप के आंकड़े पढ़ते हैं, सुनते हैं, अखबारों की सुर्खियों में देखते हैं, कई सारे रेप्स प्रचलित हुए हैं, जैसे दिल्ली का गैंग रेप है, मुंबई का है, निर्भया कांड है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा संवेदनहीन हो गए। हमें लगता है कि ये रेप्स को पढ़ना, सुनना, अखबारों की सुर्खियों में देखना शायद एक जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन डियर गर्ल्स, एक बात मत भूलिए, मैं हूँ, मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलती हूँ मेरे फादर ने मेरे एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्चा, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत अच्छे पंख दिए कि मैं नौकरी करूँ, अपनी मेंटल फैकल्टीज को विकसित करूँ, फाइनेंशियल डिसीजनिंग में फैमिली में पार्ट लूँ, और मैंने अपनी आइडेंटिटी भी समाज में बनाई। मैंने कई चीजों को फेस चाहे ना किया होगा, लेकिन अगर कोई और वुमेन उन चीजों को फेस करती है तो मेरा दिल धड़कना चाहिए, मेरी आंख से आंसू आना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं इस बात से राफ्ता होना चाहिए कि मैं वुमेन इशू में, इस प्रॉब्लम में किस प्रकार से सॉल्यूशन दे सकती। तो डियर बच्चियों, इन सारे इश्यूज की जानकारी, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं, हमारी क्या क्या दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों से हम कैसे निकलेंगे। और यहाँ पे एक बात और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि वुमेन इन सारे इशू से तभी निकल पाएगी अगर वो पर्सनली और प्रोफेशनली, इंडिविजुअली और जॉइंटली यूनाइट होकर चलेगी। ये भी मैं आगे इस बात को और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आइए जी, देखिए 96 नंबर है इंडिया का 119 कंट्रीज में, हमारे से भी कई कंट्रीज
में ज्यादा है रेप का प्रॉब्लम, टॉप पे आती है साउथ अफ्रीका। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का डेटा है, लेकिन फिर भी हम इस बात से मुनकर नहीं हो सकते। 130 करोड़ की हमारी आजादी है। आंकड़े कई बार परसेंटेजेस में होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में इंडिया में रेप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ये स्लाइड है, मैं कई बार पहले भी बता चुकी क्या चैलेंजेस हैं इंडियन वुमेन के पास। जेंडर वायलेंस है, हिंदुस्तान की लड़की के पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, ईव टीजिंग है, डाउरी है, एसिड अटैक है। ये रिसेंट आया इंडिया में लड़कियों के अगेंस्ट अब्यूज, जिसमें टॉप पे दिल्ली है। वुमेन ट्रैफिकिंग है। वुमेन को दरअसल ऑब्जेक्टिफिकेशन के माध्यम से अभी भी हिंदुस्तान में देखते हैं। आप कोई एडवर्टिजमेंट देखिए या कुछ और देखिए, वुमेन का ब्यूटी और ऑब्जेक्टिफिकेशन, इसके ऊपर फोकस सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा है, और जनरल वुमेन की हरासमेंट है। अब रेमेडीज क्या है, इनके ऊपर लास्ट में मैं फोकस करना चाहूंगी कि जो रेमेडीज हो सकती हैं इन प्रॉब्लम से दूर होने की, उसमें सबसे पहली चीज है यू शुड बी अवेयर। आपको अवेयर होना चाहिए अपने अधिकारों को लेकर, लेकिन अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को लेकर। जो लोग मैनेजमेंट के हैं वो समझते भी होंगे कि हमारी अथॉरिटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में पैरेलल चलती है। अगर हम अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करते तो अधिकारों से भी हाथ खो देते हैं। तो हमें अवेयर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें क्या क्या मिले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है इक्वालिटी का, आर्टिकल 14 में। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कलर, कास्ट, क्रीड। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, आदमी या औरत, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन चूज कर सकता है। और हमें आर्टिकल 21 देता है राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जिसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे स्वर्गीय अंबेडकर जी का। ही वाज अ ट्रू फेमिनिस्ट। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें आजादी के बाद एक औरत को वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। अदरवाइज अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1893 में न्यूजीलैंड में पहली बारी वुमेन को राइट मिला था, और यूएसए में 1920 में मिला। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया गया तो वुमेन को बराबरी का अधिकार दिया गया, और वुमेन मांगती भी बराबरी का अधिकार है। कोई सुपीरियर और इंफीरियर की बात नहीं है, लड़का और लड़की बराबर है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या क्या पॉलिसीज रखी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है, स्किल इंडिया कैंपेन है, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कहाँ से आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका फायदा उठा सकते हैं। अवेयरनेस कब होगी? जब आप एजुकेटेड हो। यहाँ पे एजुकेटेड होने का मतलब मेरी तरफ से कदापि नहीं है कि आपके पास फॉर्मल डिग्री होनी चाहिए। फॉर्मल डिग्री के साथ साथ आपकी मेंटल फैकल्टीज विकसित होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ को लीड करने के लिए कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है, एक सामान्य ज्ञान का होना जरूरी है। जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप अवेयर होंगे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, जब आपके हाथ में फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, तो फिर आप फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले पाएंगे और अपने आप को एक आइडेंटिटी की भांति आप समाज के अंदर रख भी पाएंगे। तो यहाँ पे जो आज हमने सरोजनी जी की बात की, उसके अंदर हमने समझा सबसे पहले उनकी जीवनी को, कि उनकी जीवनी से हम उनकी डिफरेंट डायमेंशन से क्या क्या बातें सीख सकते हैं, और उनकी जो भी जीवन शैली थी, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, उसका रेलेवेंस, उसका महत्व आज भी है, क्योंकि जीवन में शाश्वत सत्य कभी नहीं बदलता। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ ही रहता है, ना तो उसको साबित करने की जरूरत होती है और ना ही उसको स्थापित करने की जरूरत होती है, और हर व्यक्ति समझता है कि सही और गलत क्या है। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स। मसला बराबरी का है, मसला अपने आप को सुपीरियर शो करने का नहीं है, मसला अपने इश्यूज के प्रति संवेदनशील होने का है। मसला ये है कि हमें अपनी जो रेस है, जिसे हम नारी वर्ग कहते हैं, उसको हर प्रकार से बचाना है, उसको एजुकेट करना है,
हमारे पास बहुत शक्तियां हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे। हम एक दूसरे का सहयोग करें, हाथ से हाथ पकड़ें और अपनी ग्रोथ में कंबाइंड एफर्ट लगा के हिंदुस्तान की महिला को उस मुकाम तक लेकर जाएं ताकि ग्लोबल मैप के ऊपर इंडियन वुमेन अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से स्थापित कर सके। कहते भी हैं, यदि मुझे खुद पर और अपने खुदा पर यकीन है, यदि मुझे खुद पर और अपने खुदा पर यकीन है, तो मेरी जिंदगी का हर पल हसीन है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज, बिलीव इन योर कोर कॉम्पिटेंस। आप देखिए हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में कितनी बड़ी बड़ी महिलाएं हुई जिन्होंने अपना सिक्का जमाया हर फील्ड में, जिनको हर व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सलाम किया, नतमस्तक हुए। और आज भी अगर उस लेडी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है तो इसका मतलब कितना कंट्रीब्यूशन उसका रहा होगा नारी जाति के प्रति, उस इंडिया की स्ट्रगल मूवमेंट के प्रति। तो सलाम है सरोजिनी नायडू जी को। उनके नाम के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज है, सिंपल कॉलेजेस हैं। और जब किसी व्यक्ति के नाम के साथ कुछ जुड़ता है कि सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, तो देखिए कि समाज भी उस व्यक्ति को आज कितनी मान्यता दे रहा है। तो जीना तो ऐसे लोगों का है। अगर हम जीवन में कोई अर्थ अटैच करेंगे, कोई मीनिंग देंगे अपनी जिंदगी को, कोई अच्छी चीज स्थापित करेंगे, तो ये दुनिया सदियों तक हमें याद रखेगी। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ऐसे लोग अजर होते हैं, अमर होते हैं, नारी शक्ति के प्रतीक होते हैं, हर वर्ग के लोगों को प्रेरित कर पाते हैं। और जीना उन्हीं लोगों का सार्थक है। चाहे आपका जीवन 70 साल का है या 80 साल का है, इस बात से महत्व नहीं होता। जीवन होना अच्छा चाहिए, उसमें गुणात्मक तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक छोटे से कोट के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास ऐसा प्रयास है जो निरंतर जारी रहना चाहिए। आज मैं 55 साल से ऊपर की हो गई, अपनी लाइफ के लास्ट पड़ाव में खड़ी हूँ प्रोफेशनल। आज भी मेरे में सीखने की इच्छा है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। मैं रोज कोशिश करती हूँ कि मेरा आज मेरे पिछले कल से कैसे बेहतर हो सकता है, मेरा बौद्धिक स्तर कैसे विकसित हो सकता है, मैं एक अच्छी शिक्षिका कैसे बन सकती हूँ। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, बेटा खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मजाक मेरा होगा। चाहे शरीर पर गुरूर करने वाले, तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। इसकी एक और पैरा बहुत अच्छा है। गजब सी एकता देखी जमाने के लोगों में, गजब सी एकता देखी जमाने के लोगों में, मुर्दों को उठाने में और जिंदों को गिराने में। ना जाने कौन सी रात फिर आखिरी हो जाए, ना जाने कौन सी बात फिर आखिरी हो जाए, इसलिए हंसते खेलते मुस्कुराते रहो यारो, ना जाने फिर कौन सी बात आखिरी हो जाए। डियर बच्चियों, खुश रहिए, इंडिया के हैप्पीनेस इंडेक्स को भी इम्प्रूव कीजिए। ग्लोबली इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत पीछे है, हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज से भी कम खुश हैं। तो पहली चीज है खुश रहिए। आप खुश रहेंगे, सक्षम होंगे, तभी तो आप अपनी फैमिली, अपने लिए और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और कोशिश करिए कि अपनी रेस के प्रति, अपने इश्यूज के प्रति जागरूक बनिए और अपनी सक्सेस को खुद से सेलिब्रेट करने का प्रयास करिए। अगर हम अपने लिए भी कुछ करते हैं, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने साथ और लोगों के साथ, और अपनी इंट्रोस्पेक्शन में निरंतर लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है हम वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। उम्मीद रखती हूँ कि आपको कोई ना कोई बात जरूर दिल को आपके छुई होगी, और मैं आज के इस लेक्चर को ईमानदारी के साथ कहीं ना कहीं कंप्लीट कर पाई होंगी। माइक इससे पहले कि मैं गीता जी या शोभना मैडम को दूं, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो स्लाइड्स बनाई हैं उसमें योगदान रहा मेरे डिपार्टमेंट की मैडम स्वाति जी का। और ये जो आज मैं इस जूम प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन भी शेयर कर पाई, इसके लिए हमारे आईटी सेल के हैं मिस्टर सरोज, उनका तहे दिल से धन्यवाद। वो पिछले कई सेशन से मेरे साथ हैं, और मेरा मानना है कि जिसका भी कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में हो, उसे हमें सही प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर रिकॉग्निशन देनी चाहिए,
क्योंकि सकारात्मक सोच से, प्रशंसा से, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के भाव से भी ह्यूमन वैल्यूज बढ़ती हैं। और इसके साथ ही मेरे डिपार्टमेंट की मैडम मीनाक्षी आहूजा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद, जो मेरे साथ बैठी हैं कि अगर मुझे कोई टेक्निकल इशू मैं फेस करती हूँ तो उसको वो दूर कर सकें। आप सबका धन्यवाद, अग्रवाल कॉलेज का धन्यवाद, और जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया लेक्चर था मैम। Thank you, ma'am. It is always a treat to listen to you. And now, on behalf of Women's Health, Agarwal College, Ballabgarh, I express my gratitude towards our guest speaker, Dr. Archana Bhatia, who is an epitome of empowered women and a role model for the youth and the coming generations. I extend my thanks to our principal, sir, who takes keen interest in the holistic development of the students and allow us to organize these type of activities time and again. I'm thanking Dr. Geeta, Dr. Renu Maheshwari for their support in carrying out this event successfully. Special thanks to Mitender and Vineet Nagpal for providing the technical support. And last but not the least, the students who have attended this program. Or ma'am, बहुत अच्छा, we are honored to have you as a versatile personality with us. और सरोजनी नायडू जी के बारे में शायद हमें और हमारे बच्चों को इतना नहीं मालूम था जितना आपने इतना इलेबोरेट किया मैम। रियली शी वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, और हम तो आपकी पर्सनालिटी से भी मैम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। ओह, थैंक यू गीता जी, थैंक यू शोभना जी। उसकी सरोजनी नायडू आप हैं मैम। ओह, थैंक यू, इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपके स्टूडेंट्स ने भी जरूर एंजॉय करा होगा, उनको जरूर बोलिए, बताएं उन्होंने क्या बात नहीं आ रही। अच्छा, पता नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल मैम। एक मिनट रुकिए, ऑडिबल नहीं हूँ। आवाज मैं म्यूट किया हुआ क्या? नहीं, मेरा तो ठीक। हाँ जी, अब आ रही है। अभी म्यूट है मैम आपका। नहीं आ रही। म्यूट मैम, अनम्यूट करिए। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, ऐसा है मैम, मैं सब बच्चियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि अच्छी चीजों में ध्यान लगाएं। इस समय जो समय है वो थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग का ज्यादा है, क्योंकि 21st सेंचुरी इज अ बिग चैलेंज फॉर वुमेन। और आप लोगों को बड़ी शाबाशी है, इस तरह के लेक्चर्स आप कराते रहें, औरों को भी चांस दें। उसमें होता है कि हमारे लिए जरूरी है कि लड़कियों की अवेयरनेस बढ़े, तो कोई बड़ा आदमी कुछ बताता है तो कुछ एक चीजें तो बच्चे सीखते हैं। वंस अगेन आपका बहुत बहुत थैंक्स, और आई होप मैंने जस्टिफाई कर दिया होगा आज का लेक्चर। बहुत बढ़िया मैम, यू ऑलवेज डिड एक्सीलेंट मैम। यू आर अ रिकॉर्ड ब्रेकर ऑलवेज। हम एक बार मैं चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट्स अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि हम उनकी एक क्लिक ले लें, एक फोटो ले लें मैम आपके। जरूर। हाँ जी, बिल्कुल लीजिए, ऑन कर लें। पार्टिसिपेंट्स को बोलिए चैट बॉक्स में उन्होंने आज के लेक्चर से क्या सीखा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, सारे पार्टिसिपेंट्स चैट बॉक्स में लिखें सीखा क्या। कोई एक लाइन लिखे। हमारे कई फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, सारिका। अच्छा, ओह, कमल मैडम है। अच्छा, कमल मैम, हेलो मैम। मैम 250 स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड दिस इवेंट। थैंक यू मैम। हाँ जी। it was a great success। आप और गीता जी मुस्कुराते हुए भी बहुत अच्छी लग रही हैं, मुस्कुराते रहिए। हाँ जी, ले लीजिए फोटो। हाँ जी, और एक कल जो मिनट प्रेस कवरेज आएगी उसका एक मुझे भी शोभना जी भेज दीजिएगा। हाँ जी, श्योर मैम, वी विल शेयर द वीडियो एज वेल, एवरीथिंग वी विल शेयर। मैम वंडरफुल लेक्चर। ओहो, थैंक यू सारिका जी, योर कॉम्प्लीमेंट मैटर्स फॉर मी, थैंक यू। Ma'am, you are always a source of inspiration to us. Oh, thank you. That is a great compliment. Hearing you. Oh, thank you. कितना अच्छा है, देखिए ऑनलाइन से कितने लोग जुड़ जाते हैं। हमारे एक और साथी हैं सुभाष। Yes ma'am, this is really a good platform. अगर कोई पार्टिसिपेंट कुछ अपने व्यूज साझा करना चाहता है तो जरूर उसको बोलिए कि कर ले। हाँ जी, स्टूडेंट्स अगर कोई स्टूडेंट क्वेरी भी देना चाहता है तो आई एम मोस्ट वेलकम। मैम, ये भी एक स्टूडेंट मेरे पास आई है एंड शी हैज सम क्वेरी।
हाँ, She is Himanshi from BCom first year. Yes, बिल्कुल। हिमांशी, जब हम क्वेरी सॉल्व करते हैं ना तो हमें लगता है हम दोबारा से टेस्ट दे रहे हैं। चलिए पूछिए, मैं कोशिश करूंगी जवाब हमारी देने। मैम ने बताया था आप एनजीओ चलाते हो, हाँ जी। तो मैम मुझे ये जानना था, जैसे आप एनजीओ वाली लड़कियों को क्या देते हो, जैसे फिजिकली क्या उन्हें ट्रेन करते हो कि अगर वो नहीं बेटा, बाहर जाएं तो ऐसा कोई बेटा, उन्हें कुछ कर ना पाए, हार्म ना कर पाए, तो आप कुछ मैं ट्रेन कराते हो उन्हें? नहीं बेटा, मैं आपको बता दूं, हर एनजीओ का एक मेमोरेंडम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जब हम एनजीओ रजिस्टर करते हैं ना तो उसमें हम बताते हैं कि हमारी एनजीओ क्या काम करेगी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिस्टेड होते हैं। मेरी जो एनजीओ है, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है पहला कि मैं डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके बच्चियों को वुमेन इश्यूज के लिए वर्कशॉप्स करती हूँ, उनको एजुकेट करती हूँ। जैसे मैं स्कूलों में जाती हूँ, गुड और बैड टच बताती हूँ, कॉलेजेस में वुमेन एम्पावरमेंट बताती हूँ। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेरी एनजीओ का कि 12th पास जो लड़कियां होती हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए हम फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। तो ये दो काम हम करते हैं। उसमें एक स्किल डेवलपमेंट का भी है कि स्किल कोर्सेज शुरू किए जाएं, लेकिन वो काम अभी तक 5-6 साल से हमने शुरू नहीं किया। वी आर बेसिकली कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन वर्कशॉप्स एंड इम्पार्टिंग स्कॉलरशिप। 12th में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड के हैं तो हम आपको फीस के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। ऐसा कुछ हो तो आप शुभना मैम को जरूर बताइए, आई विल गिव स्कॉलरशिप। तो मैम आप फिजिकली ये सब नहीं ट्रेन करवाते हैं? नहीं बेटा, मैंने बताया ना, हर एनजीओ का वो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। आप उस ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि एनजीओ या कोई भी कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल बॉडी है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको बताना पड़ता है कि हम क्या काम करेंगे। उस परिधि से बाहर आप नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया, तो आपने मेमोरेंडम में लिखा कि मैं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करेंगे हम, हमारी कंपनी। इसके बाद आप रेडीमेड गारमेंट से मिलता जुलता बिजनेस तो कर सकते हैं। आप बोले मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी शुरू कर लूं, तो नहीं कर सकते। ऐसी एनजीओ का भी एक मेमोरेंडम होता है। तो हमारे मेमोरेंडम में केवल यही चीजें। लेकिन इसके बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मेरे दिमाग में है कि मैं स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज गवर्नमेंट से ग्रांट लेके लड़कियों को सिलाई, ब्यूटिशियन, इन सारी चीजों के अंदर भी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट लड़की पूछिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम हम अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं अगर हम किसी रास्ते में चल रहे हो तो? हाँ, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये बात एक बार पहले भी एक कॉलेज में एक बच्ची ने पूछी थी, तो इसका तो जवाब मेरे पास तैयार है। ठीक है, आप अपने आप को ऐसे सेव कर सकते हैं बेटा। सबसे पहली चीज, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनने के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं। ठीक है, पहननी चाहिए, लड़कियों को आजादी हर तरह से मिलनी चाहिए। पर एक सेइंग होती है, इन रोम डू एज रोमन्स डू। हमारा जो पहनावा है, हम जिस ग्रुप में मूव कर रहे हैं उस हिसाब से होना चाहिए। किसी फंक्शन में हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको लेक्चर देना है, मैं पेंट कोट पहन के भी आ सकती थी, बट आई ऑप्टेड फॉर साड़ी, जबकि मैं वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत पहनती हूँ। तो हमें पहले ये समझ होनी चाहिए कि रास्ते पे चलते हुए, कॉलेज में जाते हुए क्या कॉस्ट्यूम हमें पहनना चाहिए। ये तो फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप, रास्तों पे ईव टीजिंग है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर हम किसी भी लड़के की बात को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना करें और इंडिफरेंट हो जाएं, तो बोलने वाला 2-3 बारी के बाद हट जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, इसी मापदंड पे चलिए कि रिस्पॉन्ड मत कीजिए। मैंने भी कोएड में पढ़ाई की है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज, नेहरू कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। और मैं दावे के साथ, मतलब बात आज भी मुझे याद है, मैंने वहां से पीजी की, यूजी की और पीजी की। मेरे को एक भी ऐसा वाकया याद नहीं किसी लड़के ने मुझे परेशान किया, क्योंकि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो पहनावा है, जो हमारी सोच है, ये आसपास के ग्रुप पे बहुत असर डालती है। तो जब हमारे व्यवहार में ज्यादा बिंदासपन होता है, कई बार होता है ना, हम लड़कों के साथ, 4 लड़कों के साथ बहुत फ्रैंक है, तो 5वां लड़का भी फॉर ग्रांटेड ले लेता है। और ये करेक्टर के मायने ऐसे हैं जो हमें खुद डिफाइन करने हैं, हर किसी का लाइन अलग अलग है।
एक लड़की कहती है कि मैं घूम लेती हूँ लड़कों के साथ तो क्या हुआ, एक कहती है मैंने एक प्लेट में समोसा खा लिया तो क्या हुआ, एक लड़की कहती है पिक्चर देख लिया तो क्या हुआ। ये तो वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, हर चीज की पेमेंट करनी पड़ती है। और अबव ऑल हर कॉलेज को चाहिए कि अपनी बच्चियों को थोड़ा जूडो, कराटे, ये सारी चीजें भी सिखाए, सेल्फ डिफेंस की आनी चाहिए। मुझे नहीं आती पर आनी चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज इन बिल्ट मैकेनिज्म। अपने दिमाग में ये बात कंडीशन कीजिए, मैं सेफ हूँ, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ और मैं बहुत सिक्योर तरीके से सड़क पे भी चल सकती हूँ, कॉलेज भी जा सकती हूँ। मैंने एक बात आज आपको समझाई है ना कि टॉलरेंट होना चाहिए, इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हम चुप रहते हैं, इसलिए भी समाज में खराब चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन जीने की शैली सही है, अब इंडिया है, मान लो एक लड़की, एक स्कूल में एक लड़की ने कहा कि मैं छोटे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती मैडम, मैं रात को 10 बजे, मेरा भाई रोज लेट आता है, मैं क्यों नहीं जा सकती। अरे भाई, अगर आपको पता है आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, लेट नाइट बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो अगर आप ऐसे निकल रहे हैं, आप तो खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। ये कोई अच्छी सोच तो नहीं है ना। ये सोच कब बदलेगी? पढ़िए लिखिए, पुलिस फोर्स ज्वाइन करिए, रिफॉर्म्स करिए, लड़कियों को डिफेंस मैकेनिज्म सिखाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि लड़कियां लेट ना रात निकले घर से बाहर, छोटे कपड़े पहने और लड़के उनको ना देखें, जुडिशरी को स्ट्रांग करिए, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग करिए। ये कब होगा? जब आप पढ़ोगे लिखोगे, आपके पास फाइनेंशियल पावर्स होंगी, आप किसी ऊंचे पद पर आसीन होंगे। पॉलिटिक्स में और जाइए, पॉलिटिक्स में जाने वाले बहुत फ्रेम कर सकते हैं नई चीजों को। तो इस समय हमें व्यक्तिगत स्तर पे और कलेक्टिवली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत शक्तिशाली होने की जरूरत है। और घबराइए नहीं, सड़क पे कई ज्यादा लड़कियां चलेंगी तो ज्यादा सेफ होंगी। ग्रुप्स में चलिए। एक बात और मैं बता दूं आपको, ग्रुप्स में चलिए और अपनी कंपेनियनशिप का ध्यान रखिए कि मैं जिन लड़के और लड़कियों के साथ घूम रही हूँ कॉलेज में या बाहर, मैं सेफ कंपनी में हूँ, क्या उन लोगों की सोच सही है। और सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहिए। आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो वो अनसेफ होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, आपने तो पीछे कई उसमें पढ़ा भी होगा, कई कवरेजेस में। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, इंडिया फिर भी कई कंट्रीज से अच्छी है। आज साउथ अफ्रीका देखो टॉप पे है। इंडिया में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम दूर होगी अगर हम सब यूनाइट होंगे। एनी अदर क्वेश्चन मैम? यस मैम। एक लड़की मैम है चेतन, जैसे मैं स्कूल में भी थी, कॉलेज में भी थी, तो पुलिस मैम आती हैं या फिर पुलिस सर आते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपने बैग में वो रखिए, पेपर स्प्रे रखिए और हाँ, रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है मैम। मुझे ये बताइए, पेपर स्प्रे का यूज क्या होगा? अगर कोई हमारे पास पीछे से वार कर रहा है, हाँ, तो हम कैसे पेपर स्प्रे? वो तो हमारे बैग में होगा या फिर जेब में होगा, निकालने में टाइम लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं बेटा, लेकिन जो अपने विजन से आपको बता रहा है पेपर स्प्रे की, वो भी ठीक बात कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में भी कई लड़कियां रखती हैं अपने पर्स में। ठीक है, अगर आप ऑटो में और रिक्शा में मूव कर रहे हैं तो आपको अपने सेफ्टी मेजर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो लोग गाड़ी में मूव करते हैं वो फिर भी सेफ हैं। गाड़ी में मूव करने की जो यात्रा है वो मैंने बताया कैसी पूरी हो जाएगी, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल और फ्रीडम एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपकी ये बात भी ठीक है, पीछे से अगर कोई वार करता है, देखिए लाइफ में वैसे तो सांस के भी अगले क्षण का पता नहीं मुझे आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन कोई पीछे से वार करता है या किसी और तरीके से करता है, ये तो उस समय आप देखेंगे। उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कब सही होगा कि आप कोई हथियार लगा पाएंगे? जब आप स्टेबल होंगे मेंटली, आप भीतर से खुश होंगे, आप अपनी उन्नति को लेकर सजग होंगे, आप अपनी सेफ्टी के बारे में उदासीन नहीं होंगे, आप उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। आप जिस भी जगह से अपने कॉलेज जाती हैं उस पूरे रास्ते में आपको ये समझ आ जाती है बच्चे को कि कौन कौन सा क्रिटिकल पाथ है। हम मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, तो उसको दिमाग में रजिस्टर करके उसकी स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं बड़ी पीसफुल लाइफ कैसे लीड कर सकती हूँ। लेकिन अगर पुलिस के लोगों ने आपको ये बात कही है तो सही कही होगी। हर बड़े बंदे का एक्सपीरियंस है और वो अपने अनुभव आपको बताता है ना। किसी के अनुभव को सुन लेना चाहिए, आत्मसात करने की भी कोशिश करनी चाहिए। एक माँ छोटे से बच्चे को कहती है आग में हाथ मत डाल, हाथ जलेगा। अब या तो वो अपनी माँ के अनुभव से सीखे कि मेरा हाथ जलेगा,
या दूसरी चीज है वो एक्सपीरियंस करे, आग में हाथ डाले और जला के देख ले अब कौन सी ऑप्शन बेहतर है। पहली, अगर पुलिसकर्मी आपके कॉलेज में आके इस तरीके की बात कह रहे हैं तो पुलिस वाले रोज ऐसे केसेस देखते हैं। मैं यहाँ थाने में, महिला पुलिस थाना है 16A में, वहां से एक बार मुझे कॉल आई थी कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को सुलटाने के लिए हमारी मदद कीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कई जगह पे औरतें भी मिसयूज कर रही हैं लॉ का। आपने नाम भी सुना होगा, एक सैयद जी हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के टॉर्चर से सुसाइड कर ली। कई बार मुझे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए मेल भी तो प्रताड़ित है, लेकिन यहाँ पे तो बात कंपैरिजन का हो गया। 100 में से मान लो 70 वुमेन प्रताड़ित हैं और 100 में से 5 मेन प्रताड़ित है, तो ज्यादा बात तो वुमेन की जाएगी ना। तो बेटा सिक्योरिटी मैकेनिज्म का ध्यान रखिए। बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। प्रेजेंस ऑफ माइंड तो मेरे को भी चाहिए। मैं घर से कॉलेज आती हूँ, इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, कोएड कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, कौन बच्चा मेरे से कब क्या पूछेगा, मुझे कौन सी स्थिति का कैसे सामना पड़ेगा, दिस डिपेंड्स ऑन माय प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड माय मेंटल फैकल्टीज। और बताइए, एक और बच्ची हेलो है मैम। लीजिए मैम, जरूर। हाँ जी, हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है शोभना जी। चेतना। यस मैम। हाँ जी आज हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बोला मतलब कि जैसे टाइम ज्यादा हो जाता है तो लड़कियों को टाइम के अनुसार घर पे आ जाना चाहिए। तो मैम ये बात लड़कों को ध्यान भी तो रखनी चाहिए कि जिस तरह लड़कियां मतलब कि टाइम के से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती, उनको टाइम से पहले घर बुला लिया जाता है। तो अगर ये बात लड़कों पे लागू हो तो मेरे हिसाब से मैम शायद जो रेप केसेस है वो भी तो कम हो सकते हैं हाँ ना। बिल्कुल, इसको मैं आपकी बात का जवाब देने के बजाय उस कड़ी में आगे एक कड़ी पिरोती हूँ, उसको ध्यान से सुनिए आप। ऐसा है, मेरा जितना भी लेक्चर था सरोजिनी नायडू जी को लेकर, आपने देखा होगा मैंने कहीं भी मेन को क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि मैं ये मानकर चलती हूँ हम सारी उंगली अपनी तरफ लगाएं। मैं औरत हूँ, मैं वुमेन हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं कोई अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समाज में और अपनी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ठीक है। अब मापदंड ये, मेरी माँ कहती है कि बेटी तू रात को टाइम पे घर आ, तेरा भाई चाहे लेट आ जाए। ठीक हो गया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर लड़कों पे भी बंदिशें हो तो रेप केसेस बंद हो जाएं। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यूथ हो, कल को तुम माँ भी बनोगे। और मेरा अपना स्ट्रांग मानना है, मेरे अपने पास भी बेटा है, उस पे भी मैं चेक रखती हूँ। अगर हिंदुस्तान की हर माँ अपने बेटे की गलती पर, अपने बेटे की बदतमीजी पर, और कोई भी अगर कंप्लेंट करता है बेटे की, तो अगर हिंदुस्तान की हर माँ पहला थप्पड़ खुद अपने बेटे के मुंह पे जड़ दे, ऑफ कोर्स विमेन इश्यूज समाप्त हो जाएंगे हिंदुस्तान से। इसका मतलब पीछे क्या हुआ वो अलग चीज थी। आगे जब आप पेरेंट्स बनते हैं और जो हमारी जनरेशन है, हम तो सुधार करें, हम तो उस सोच को बढ़ाएं। मान लीजिए मेरे माँ बाप हैं, वो लड़की को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते थे, उन्होंने नहीं दिया। अब मैं माँ हूं, मैं तो दूं, मैं तो जस्टिस करूं लड़के और लड़की में, फाइनेंशियल भी इमोशनल भी। और मेरी माँ ने बेटे की हर गलती पे मान लो पर्दा डाला, या मेरी सहेली की माँ ने डाला, तो मेरा जो बेटा है उसकी गलतियों पे मैं पर्दा ना डालूं और पहला थप्पड़ उसको मैं ही मारूं। और मैं ये सोच कर करूं कि जो भी व्यक्ति मेरे बेटे की कंप्लेंट मुझे कर रहा है वो मुझे उसको सीरियसली लेना चाहिए। मैंने एक किताब लिखी है शोभना जी, वह आसमां मुझे दो, मैं आपको लिंक भेजूंगी। वो सारी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कहानी है, और उसमें एक कहानी इससे रिलेटेड, एक रेप से रिलेटेड है और एक इससे रिलेटेड है कि एक माँ अपने बेटे की गलती पे कैसे पर्दा डालती है। और बच्चियों को वो लिंक शेयर करिएगा, अमेज़न से मंगा सकते हैं, 240 रुपए की किताब है, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया है। और रेप के बारे में भी जो भी बच्चियां बैठी, मैं एक बात कह दूं, अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए, देखिए 2 इश्यूज हैं। पहला, आपके साथ मिसहैप हो गया आपकी मर्जी के बिना, ऐसा कोई भी बुरा कार्य जो आपके साथ हुआ जिसमें आपकी रजामंदी, मर्जी शामिल नहीं थी, उसके लिए अपने आप को शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। एक कहानी है उसमें वेदना, जो एक लड़की का रेप हुआ उससे रिलेटेड है। लेकिन इसके साथ में दूसरी बात एक और गीता जी लड़कियों को कहना चाहूंगी, कई बारी लड़कियां अपनी मर्जी से उस सिचुएशन में जाती हैं,
आप खुद एनकरेज करते हैं कि आपके साथ ऐसी वारदातें हों। जहाँ पे एनकरेजमेंट आपकी तरफ से है, जहाँ पे उस कार्य में आपकी रजामंदी है, आपकी स्वीकृति है, इसके लिए फिर आप समाज को या लड़कों को दोष नहीं दे सकते। और मेरा ये मानना है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले बहुत स्ट्रांग होती है मेंटली। अगर लड़की की बॉडी लैंग्वेज लड़के को निमंत्रण नहीं देती तो लड़के में हिम्मत ही नहीं है कि लड़की के पास आ जाए। तो प्राय मेहरबानी, शिक्षित होइए, मेंटल फैकल्टीज बनाइए, अच्छी नौकरी करिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपने जीवन को सुनहरे शब्दों में लिखिए। यही जीवन है। हाँ जी मैम, और कुछ? बस मैम बहुत अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। आई थिंक कि बच्चे कोई और आज पूछना बहुत चाहता है मैडम लाभान्वित- तो मोस्ट वेलकम। लाभान्वित हुए और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लड़कियां स्ट्रांग भी हो और शालीन भी हो, है ना। और बॉयज को सेंसिटाइज करने की भी जरूरत है मैम, और वो बिगिनिंग बिल्कुल है घर से ही मैम, होएगी कि हर आजकल माँ जो करती है। है अपने आजकल बेटे की को जो सेंसिटाइज करे। मेरे और आपकी जैसी माएँ हैं वो बड़ी जागरूक हैं, वो लड़के को भी हाँ जी, सेंसिटाइज करती हैं। वो बिल्कुल। बातें नहीं रही हैं जिंदगी में। जी जी जी। और एक बात मैं गर्ल्स को और कहना चाहूंगी, उसके बाद मुझे लगता है हम समाप्त करें, मेरी भी क्लास है। हाँ जी। मॉडर्नाइजेशन कपड़ों में नहीं होती। सारी गर्ल्स हम्म। ध्यान से सुने। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आपने छोटे कपड़े पहन लिए। मॉडर्नाइजेशन तो थॉट्स में हो। हाँ, बिल्कुल। एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग इज मस्ट मैम, और ये बच्चों को समझ आनी चाहिए, ये डिसीजन उनको लेना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू Pleasure, फॉर द ma'am. नाइस टॉक। Thank you, ma'am. Thanks a lot. Okay. ओके, बाय।